हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद आप सबसे मिल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है यार, हेल्थ के चलते पता नहीं क्यों क्या हो गया है। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि सब ठीक रहे, सब ठीक से चले। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए घर पे, ओके। और ज़्यादा कुछ मुझे नहीं कहना, तो बिना देरी के इस एफएफ को शुरू करते हैं। बाउंड बाय डिस्टेंस, यूनाइटेड बाय लव। ये वही एफएफ है जिसको मैं पूरा नहीं कर पाई थी, अ हेट वाज एक्चुअली लव वाला एफएफ। ये वही है, थोड़ा अलग तरह से, ठीक है। उसमें मैंने कुछ कुछ सही किया है, इसीलिए। तो अब बिना देरी के शुरू करते हैं। एक सुंदर सा गांव जिसका नाम है हीलिंग। हीलिंग की गलियों में एक हैंडसम सा अल्फा ब्लैक एंड रेड हांफो पहने हुए है। चेहरे पर कोई भी भाव नहीं है। अपने उदासीन चेहरे के साथ इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ी दूर चलकर वो एक जगह के सामने आकर रुक जाता है। जगह काफी भीड़ भाड़ वाली थी, बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा था वहां पर। और शोर की इन आवाजों में जिनकी आवाजें तेज और सबसे ज्यादा थी, वो ओमेगास थे। फिर चाहे वो फीमेल ओमेगा हो या फिर मेल ओमेगा। और यहाँ इस जगह पर ओमेगास का शोर होना लाजमी था, क्योंकि वो अल्फा खड़ा ही किसी ऐसी जगह के सामने था। ये जगह एक शराब खाना है और साथ में एक ब्रोथल भी। वो अल्फा ब्रोथल के अंदर आकर कॉर्नर वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके वहां बैठते ही ढेर सारे ओमेगास अपने हाथ में शराब के जार के ट्रे लेकर उस अल्फा के पास आ जाते हैं। सभी की आंखों में उस अल्फा को देखकर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। सभी एक आस के साथ उसे देख रहे थे। वहां का शोर कम हो गया था क्योंकि बहुत से ओमेगास जो यहाँ चले आए थे उस अल्फा के पास। और यहाँ की ओनर जो एक मिड एज लेडी है, वो एक भर अपने मन में कहती है, कितनी बार समझा चुकी हूँ इन ओमेगास को, लेकिन फिर भी उसके आते ही एक झूठी आस के साथ उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। और वो अल्फा, न जाने वो कैसा इंसान है। उन सभी ओमेगास में से एक ओमेगा अपने हाथ की ट्रे को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मास्टर वे, क्या आप आज भी यहाँ बस शराब पीने ही आए हैं या फिर आज आपने अपना इरादा बदल लिया है। यह कहते हुए वो ओमेगा टेबल पर रखे उस अल्फा जिसका नाम है विवुशियान, उसके हाथ पर अपने हाथ को रखने वाली होती है। पर विवुशियान अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। वो एक बनावटी हंसी के साथ उस ओमेगा के हाथ की ट्रे से शराब के जार को ले लेता है। वो ओमेगा अपना मुंह बनाते हुए कहती है, मास्टर वे, अब ऐसे क्यों है, हर बार आप ऐसा ही करते हैं। यह कहकर वो ओमेगा वहां से चली जाती है। ये देखकर बाकी ओमेगास को भी समझ आ जाता है कि उनका भी यहाँ काम नहीं बनने वाला। वो लोग भी शराब के जार को टेबल पर रखकर वहां से अपना मुंह लटकाते हुए चली जाती है। ब्रोथल की ऑनर ये देखकर उन ओमेगास से कहती है, सुनो लड़कियों, अपने मन की तसल्ली हो गई हो तो अपना अपना काम करो। उन सबके जाते विवुशियान एक जार से शराब पीने लगता है। वो यहाँ अक्सर शराब पीने आते रहता है। शराब के 2 जार तो वो खत्म कर चुका था। तीसरे जार को वो अपने हाथ में लेने ही वाला था, तभी उसने पास में बैठे 2 अल्फाज की बातों को सुना। पहला अल्फा कहता है, तुम्हें पता है, वैन कबीले ने निये कबीले को बर्बाद कर लान कबीले पर आक्रमण कर दिया है। और वैन रोहन का बड़ा बेटा वैंशु, उसने पूरे क्लाउड रिसोर्सेस को जला दिया है। सैक लीडर लानशचन, वो तो कहीं चला गया है छिपने। और मास्टर लानकुरन अपने सभी विद्यार्थियों को लेकर उनके कबीले की ठंडी गुफा में छिपे हुए हैं। वैंस वहां अंदर नहीं जा सकते। दूसरा अल्फा कहता है, मैंने भी सुना है, बस अभी जियांग कबीला ही रह गया है। पता नहीं वैन जियांग कबीले के साथ क्या करने वाले हैं। न जाने कब तक इन वैन कबीले वालों का आतंक चलने वाला है। और जिन कबीला, वो तो दुबक कर बैठा हुआ है। जैसा वैन कबीला कह रहा है करने को, वैसा ही कर रहा है। पहला अल्फा कहता है, हाँ, वैसे मैंने सुना था लान कबीला और जियांग कबीले के बीच कोई संबंध होने वाला था। फिर जियांग कबीले ने लान कबीले की मदद क्यों नहीं की। दूसरा अल्फा कहता है, अभी हालात ऐसे है कि हर कोई अपने अपने कबीले के बारे में ही चिंता कर रहा है, दूसरों के कबीले पर किसी का भी ध्यान नहीं। जियांग कबीले ने भी यही सोचा और अपने कबीले की परवाह की। पहला अल्फा कहता है,
फिर भी संबंधी होने के नाते उन्हें कुछ तो मदद करनी चाहिए थी लान कबीले की। लान कबीला अभी पूरी तरह बर्बाद हो गया है। दूसरा अल्फा कहता है, वो भी है, पर छोड़ो, उससे हमें क्या, हम क्यों इन बड़े कबीलों की बातों में उलझे, चलो शराब के मजे लो। पहला अल्फा कहता है, सही कहा। विभूषण शराब के जार को पकड़े उन दोनों अल्फा की सारी बातों को सुन रहा था। जब वो दोनों अल्फा बोलकर चुप हो जाते हैं तो विभूषण अपनी नजरों को उन दोनों की तरफ करता है। उसकी आंखों में और भी जानने की जिज्ञासा झलक रही थी। उसके हिसाब से लान कबीले की खबर अधूरी है, क्योंकि किसी एक इंसान का जिक्र तो उसमें है ही नहीं। वो दोनों अल्फा ओमेगास और शराब के मजे लेने में वापस से लग गए थे। विभूषण भी सब नजरअंदाज कर उस शराब के जार को फाइनली उठा लेता है और शराब पीने लगता है। वहां बैठे बैठे उसने उन सारे शराब के जार को खत्म कर दिया था, लेकिन उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो जरा भी नशे में है। इतनी सारी शराब कहाँ चली गई पता ही नहीं। आज के लिए उसके लिए इतना काफी है। वो अपनी जगह से उठ जाता है और बाहर जाते हुए काउंटर पर बैठी ब्रोथल की ओनर के सामने कुछ सिक्के रख देता है और वहां से जाने लगता है। विभूषण उस ब्रोथल के एंट्रेंस पर पहुंचकर अपने कदम को ब्रोथल से बाहर रखने ही जा रहा होता है कि कोई अचानक से आकर उषान से टकराता है। वो शख्स जमीन पर गिरने ही वाला होता है कि उषान अपने हाथों से उसे थाम लेता है। वो पर्सन जिस फोर्स के साथ उषान से टकराया था, उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो, और ऐसा सच में है भी। थोड़ी ही देर में वहां तलवार रखे सिपाही आ जाते हैं, जो वैन सिपाही थे। उषान जो ओमेगा को थामे हुए था, वो कुछ नोटिस करता है और अचानक ही उसकी आंखें शॉक में बड़ी बड़ी हो जाती है। क्या ये सच में वही है? ये समझ आते ही उषान के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसकी भौहें सिकुड़ जाती है। वो नजरें नीचे कर उस ओमेगा को देखता है। हाँ, ये एक ओमेगा है जिसने वाइट हानफो पहने हैं और उसके फेरेमोन जो उषान के लिए जाने पहचाने हैं, शंडुबुट फेरेमोन। उषान इससे आगे और कुछ समझ पाता। दो वैन सिपाही आगे आकर उस ओमेगा को पकड़कर सीधा खड़ा कर देते हैं। अब ब्रोथल में मौजूद सभी लोग उस ओमेगा के चेहरे को देख पा रहे थे। उस ओमेगा के वाइट हानफो धूमिल हो गए हैं। उसकी हालत बहुत ही खराब है। वो काफी वीक लग रहा है और उसके सर पर चोट है। पैर भी जख्मी है क्योंकि घुटनों के पास के हानफो खून से लथपथ है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी लोगों की नजरें उस ओमेगा से हटने का नाम नहीं ले रही हैं। इसकी वजह है उसकी असीम खूबसूरती। वहां मौजूद सारे ओमेगास अपने आप को इस ओमेगा के आगे कमतर महसूस कर रहे थे। वाकई इस ओमेगा का सौंदर्य वर्णन से भरे है, और इस ओमेगा को देखकर ब्रोथल के ओनर की आंखें चमक उठी थी। ओनर अपने मन में कहती है, वाह, क्या खूबसूरत है ये ओमेगा। इसे इस तरह यहाँ लाया गया है, तो क्या इसका मतलब वही है जो मैं समझ रही हूँ? अगर ऐसा है तो ये ब्रोथल अब और भी फेमस हो जाएगा। पर ये ओमेगा सामने क्यों नहीं देख रहा? जब ये इतना खूबसूरत है तो इसकी आंखें भी खूबसूरत होगी। उस ओमेगा की आंखों का दीदार अभी तक किसी को भी नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि उसने अभी तक अपनी नजरों को ऊपर ही नहीं किया था। एक वैन सैनिक उस ओनर के सामने आकर कहता है, हम इस ओमेगा को यहाँ छोड़ने वाले हैं। ओनर बिना कुछ कहे 4 सिक्कों के पाउच को सामने कर देती है। सैनिक खुशी खुशी उन सिक्कों को उठाकर वही पास पर बैठ जाते हैं शराब पीने के लिए। हॉल में मौजूद सभी अल्फा की आंखें उस ओमेगा पर आकर टिक चुकी थी। उन सबकी आंखों में उस ओमेगा को पा लेने की इच्छा साफ झलक रही थी। उनमें से एक अल्फा ओनर के पास आता है और उसकी मुंह मांगी कीमत उसके सामने रख देता है। वो ओनर उसे एक इशारा कर देती है कि वो फ्री है उस ओमेगा को ले जाने के लिए। वो अल्फा ओमेगा के पास आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ झटके से खींचते हुए अंदर ले जाने लगता है। इस सडन एक्शन से उस ओमेगा की नजरें तुरंत ऊपर हो जाती है और उसकी आंखें 2 आंखों से जा मिलती हैं, जिन्हें शायद वो पहचानता है। वो वहां से जाते हुए धीमी आवाज में कहता है, विभूषण, जो आवाज लगभग किसी को भी सुनाई नहीं देती सिवाय विभूषण के। उसने उस ओमेगा के शब्दों को साफ साफ सुना। वो अल्फा घसीटते हुए ओमेगा को अपने साथ ले जा रहा था।
और ओमेगा को देखकर ही लग रहा था कि उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। उसके पास चलने की भी ताकत नहीं है। उशियान बस एक बार पलटकर उस ओर देखता है जहां से ओमेगा को ले जाया गया है, और फिर वो उस ब्रोथल से बाहर निकल जाता है। वो वापस अपने उसी रास्ते पर चलने लगता है जहां से वो आया था, लेकिन कुछ कदम चलकर ही उसके पैर अपने आप रुक जाते हैं। वो पलटकर उस ब्रोथल को देखता है, और यहाँ दूसरी तरफ वो अल्फा ओमेगा को कमरे में ले आया था। वो अल्फा उस ओमेगा को देखकर कहता है, वाकई तुम तो लाजवाब चीज हो। वो अल्फा उस ओमेगा को बेड पर धक्का दे देता है। उस ओमेगा के मुंह से अचानक ही एक दर्द भरी आह निकल जाती है। वो अल्फा कहता है, मेरी किस्मत आज इतनी अच्छी होगी ये मुझे पता नहीं था। तुम मेरे हाथ लग गए। आज तो बहुत ही मजा आने वाला है तुम्हारे साथ। क्या तुम तैयार हो खूबसूरत ओमेगा? अपने हाथों को खोलते हुए और उस ओमेगा की तरफ बढ़ते हुए वो अल्फा ये सब कहे जा रहा था। वो उस ओमेगा के हाथों पर हाथ रखता है उन्हें अलग करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता, दरवाजा जो अंदर से बंद था वो एक तेज आवाज के साथ खुल जाता है। वो अल्फा जल्दी से पीछे पलटता है। वहां डोर पर विवोशान खड़ा हुआ था। बेड पर गिरा ओमेगा जिसका सर नीचे था, वो अब अपना हेड टर्न करके दरवाजे की ओर देखता है। विवोशान अपने हाथ में जो पैसे की पोटली है उसे उस अल्फा की तरफ फेंक देता है। विवोशान कहता है, अपने इन पैसों को लो और जाओ यहाँ से। वो अल्फा कहता है, मैं इतने खूबसूरत ओमेगा का स्वाद लिए बिना ऐसे कैसे चले जाऊं? और वैसे भी मैंने इस ब्रोथल के ओनर से इस ओमेगा को आज के लिए मोटे दाम पर खरीद लिया है, तो तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं किसी भी हालत में इस ओमेगा को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। उशियान को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। इससे पहले कि वो कुछ करता, वहां पर वैन सैनिक और ब्रोथल के और भी लोग आ जाते हैं, ब्रोथल की ओनर और ओमेगास भी। एक वैन सैनिक कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ की ओनर से वो पैसे वापस लेने की? हमने उस ओमेगा को यहाँ लाया है, तुम्हें अगर वो चाहिए तो उसका दाम दो, वरना चले जाओ यहाँ से, अगर अपनी जान प्यारी हो तो। वो अल्फा जो ओमेगा को यहाँ लाया था वो ओनर से कहता है, ये रखो इन पैसों को वापस, और इस इंसान को यहाँ से बाहर लेके जाओ। ये इंसान यहाँ आया कैसे? ये कहकर वो अल्फा ओनर की तरफ पैसे की पोटली को फेंक देता है, लेकिन वो शान उससे पहले ही उसे कैच कर लेता है। वो वापस से उन पैसों को उस अल्फा की तरफ फेंक देता है, और इस बार थोड़ी गुस्से भरी आवाज में कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा इन पैसों को लो और चले जाओ यहाँ से। वो वह सैनिक उशियान को उनकी बात ना मानता देख उसकी तरफ अपनी तलवार लेकर बढ़ते हैं। उशियान ये देख कहता है, मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, पर शायद तुम लोग मेरी बात को आसानी से नहीं मानना चाहते। वैन सैनिक कहता है, क्यों, क्या अब तुम डर गए? अब तुम्हें समझ आएगा कि वैन कबीले के सैनिकों की बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। इसके उलट विवोशान वो बिल्कुल शांत है। वो अपने एक हाथ को आगे करता है और देखते ही देखते उसमें उसकी तलवार श्रेबेन आ जाती है। वैन सैनिक ये देखकर हैरान होते हैं कि ये अल्फा एक कल्टीवेटर है। वो अब और भी उसकी ओर बढ़ने लगते हैं उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो शान बिना एक मौका दिए उन सभी सैनिकों को कुछ ही देर में ढेर कर देता है। वो सभी अभी जमीन पर पड़े हुए थे। वो सभी वैन सैनिक अपने आप को संभालते हुए उठते हैं और वहां से जाते हुए कहते हैं, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, मास्टर वैन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। पूरे ब्रोथल का हाल बेहाल हो चुका था। वहां मौजूद कुछ ओमेगास में कानाफूसी होने लगी थी। पहली ओमेगा कहती है, मैं तो हैरान हूँ मास्टर वे के इस रूप को देखकर। दूसरी ओमेगा कहती है, हाँ मैं भी, हमने तो उन्हें अक्सर यहाँ आकर शराब पीते ही देखा है, वो तो ज्यादा बातें भी करना पसंद नहीं करते। तीसरी ओमेगा कहती है, मैं तो डर ही गई थी, देखा नहीं मास्टर वे कितने गुस्से में थे। उशियान युद्ध करते करते परिसर तक आ गया था। वो अपने पास जितने भी पैसे थे उन सभी को उस ओनर को देता है और वहां से उस कमरे की ओर जाने लगता है जहां वो ओमेगा है। अंदर आकर वो उस ओमेगा को बाहर चलने का इशारा करता है। जैसे ही वो ओमेगा बेड से उठने की कोशिश करता है तो अचानक ही उसके मुंह से एक दर्द भरी आवाज निकल जाती है। क्योंकि वो जख्मी था, वो फिर भी जैसे तैसे उठने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे अपने सामने एक हाथ दिखता है जो विवोशान ने आगे बढ़ाया था उसकी मदद के लिए।
वो ओमेगा थोड़ी देर तक उसके हाथ को ही देखते रहता है, फिर धीरे से अपने हाथ को उसके हाथ पर रख देता है। ओशियान की मदद से वो बेड पर से तो खड़ा हो गया था, पर वो जैसे ही अपने एक कदम को बढ़ाता है, वो वापस से लड़खड़ा जाता है और गिरने लगता है। लेकिन ओशियान वो फिर उसे थाम लेता है। ओशियान उसके पैर की तरफ देखता है। वो चल नहीं पाएगा। ओशियान अचानक उस ओमेगा को गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बाहर जाने लगता है। जितने भी ओमेगास वहां मौजूद थे, सबकी आंखों में ये देखकर जलन भावना साफ नजर आ रही थी। पहली ओमेगा कहती है, मास्टर वे कभी किसी ओमेगा को छूते तक नहीं। फिर ये ओमेगा कौन है जिसे मास्टर वे अपनी गोद में उठाकर ले जा रहे हैं? दूसरी ओमेगा कहती है, मास्टर वे कितने वक्त से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ शराब पीने। वो कभी हमारे हाथ तक को नहीं छूते, जबकि हम सबकी इच्छा है कि मास्टर वे हमें उनके करीब आने दे, हमारे साथ अपनी रातें गुजारे, लेकिन मास्टर वे हर बार हमें नकार किया करते थे। पर इस ओमेगा के साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? यहाँ तक कि उसके साथ गलत काम होने से भी रोका। क्यों? सभी ओमेगा निराशा से एक दूसरे को देखती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। ओशियान उस ओमेगा को गोद में लिए उसी गली पर चल रहा है जहां से वो आया था। ओशियान की गोद में वो ओमेगा कब से अपने आप को संभाले हुए था, लेकिन अब वो सोना चाहता है। वो ओमेगा अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसका सर ओशियान के चेस्ट में टिक जाता है। ओशियान अब अपना सर नीचे कर उस ओमेगा को देखता है। ओशियान का चेहरा थोड़ा सख्त है। वो जिस तरह से ओमेगा को देख रहा है, देखकर लगता है कि वो उसे जानता है। हाँ, वो इस ओमेगा को जानता है, बहुत अच्छी तरह से। ये गुशु लांस का सेकंड जेट ओमेगा लान वांगजी है। पर सवाल ये है कि ये इस हालत में यहाँ कैसे? ओशियान इस सवाल को अभी के लिए हटाता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर और चलने के बाद वो एक घर के सामने आकर रुक जाता है। वो घर के दरवाजे के सामने आकर बस खड़ा ही हुआ था और अगले पल तुरंत दरवाजा खुल जाता है। अंदर से एक चेयरफुल वॉइस सुनाई देती है, आएंग, आज तुमने आने में इतना देर क्यों कर दिया? हम कब से तुम्हारा इंतजार। हाँ। तभी अंदर से एक और आवाज सुनाई देती है, कांक्षे, क्या हुआ? तुम लोग अंदर क्यों नहीं आ रहे? क्या ओशियान नहीं आया है? अरे, ओशियान तो आ गया, फिर तुम अंदर? कांग्से सेरेन और वे चांगसे, जो कि ओशियान के माँ बाबा हैं, उनके शब्द वही रुक जाते हैं ओशियान को अपने सामने इस तरह देखकर। सबसे पहले कांग्से सेरेन अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहती है, आएंग, ये ओमेगा? अरे, इसे तो कितनी चोट लगी है। आएंग, जल्दी उसे घर के अंदर लेकर आओ। कांग्से सेरेन और वे चांगसे दरवाजे के सामने से हट जाते हैं और ओशियान लानवांगजी को लेकर घर के अंदर आ जाता है। वो उसे अपने रूम में ले जाता है। कांग्से सेरेन पानी और साफ कपड़े को लेकर उनके पास आती है। कांग्से सेरेन कहती है, इसके सर पर तो गहरी चोट है, पैर भी जख्मी है शायद। कांग्से सेरेन पीछे पलटकर ओशियान और वे चांगसो को देखकर कहती है, आप दोनों बाहर जाओ, मुझे उसके जख्मों को साफ करना है। वे चांगसे कहते हैं, ओशियान बेटा, चलो हम बाहर इंतजार करते हैं। ओशियान नोट करता है और वो दोनों ही बाहर चले जाते हैं। कुछ समय बाद कांग्से सेरेन कमरे से बाहर आते हैं। वे चांगसे कहते हैं, कांग्से, वो कैसे है? क्या कुछ ज्यादा ही जख्मी है? कांग्से सेरेन कहते हैं, जख्म तो गहरे हैं, भरने में कुछ समय लगेगा, वो काफी कमजोर भी है, फिलहाल तो वो सो रहा है। वे चांगसे कहते हैं, अच्छा है। कांग्से सेरेन कहती है, आएंग, ये लांस का दूसरा राजकुमार लानवांगजी ही है ना? क्या मैं सही हूँ? ओशियान कहता है, वही है, लानवांगजी। कांग्से सेरेन अब थोड़ी चिंता में पूछती है, लेकिन उसके साथ हुआ क्या? उसकी ये हालत कैसे हुई? ओशियान कहता है, वैंस की वजह से। कांग्से सेरेन कहती है, वैन कबीला? तभी वे चांगसे कहता है, कांग्से, मैंने तुम्हें बताया था ना कि लान कबीले में वैन कबीले का आक्रमण हुआ है और वहां सब बर्बाद कर दिया है उन लोगों ने। लान कबीला पूरी तरह बर्बाद हो गया है। लान शिचन तो जरूरी ग्रंथों को लेकर चले गए थे और मास्टर लान ठंडी गुफा में है, और राजकुमार लानवांगजी, उनका तो कुछ पता ही नहीं था। फिर वो तुम्हें कहाँ मिले? ओशियान। ओशियान अपने माँ बाबा को सब कुछ बताता है, जो भी ब्रथल में हुआ। कांग्से सेरेन कहती है, क्या? राजकुमार लानवांगजी को ब्रथल में भेज दिया? तुम्हें उन लोगों को जिंदा छोड़ने की जरूरत ही क्या थी?
मैं रहती तो हर एक को बताती कि किसी ओमेगा के साथ जबरदस्ती करने का नतीजा क्या होता है। ओशियान कहता है, माँ आप शांत हो जाइए। वैसे भी उन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना ही किसी और कबीले से है, न लान कबीला, न वैन और न ही जियांग। उस वक्त मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया। जब हालात ठीक होंगे तो मैं वापस राजकुमार लानवांग जी को लान कबीला छोड़ाऊंगा। वे चांग से कहता है, ओशियान तुम्हें लगता है हालात इतनी जल्दी इतनी आसानी से सुधर जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। अब सभी कबीले के लोग मिलकर वैन रोहान के विरुद्ध युद्ध करेंगे। कई महीनों लग जाना है इस युद्ध के समाप्त होने में, और ऐसे में राजकुमार लानवांग जी को वहां ले जाना सही नहीं होगा। उन्हें आज वैन्स ब्रथल तक ले आए। वो तो अच्छा था जो तुम वहां मौजूद थे, वरना क्या होता उनके साथ? कल ऐसा ना हो कोई और अनहोनी घटना हो जाए। कांग्स सरन कहती है, हाँ अब एकदम सही कह रहे हैं। राजकुमार लान अभी अभी यही रहेंगे जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। और वीइंग तुम्हारी तो मैं एक नहीं सुनने वाली। ओशियान कहता है, माँ। कांग्स सरन कहती है, चुप रहो। तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकते हो? उसे वापस भेजने की, वो भी इन हालातों में। मेरे होते ऐसा कुछ नहीं होगा। देखा नहीं कितना ज्यादा खूबसूरत है वो? कितने लोगों की गंदी नजर होगी उस पे। तुम्हें तो ये सब समझ आता ही नहीं है क्योंकि तुम किसी ओमेगा को देखते ही नहीं हो। तुम किसी को देखो तो तुम्हें समझ आए। क्या देखा तुमने लानवांग जी को? कितना खूबसूरत है वो। ये सुनकर वुशियान जो शराब के प्यालों को उठाने वाला था, वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है। उसके चेहरे पर कुछ तो बदला था, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए। थोड़ी देर में वो अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर लेता है। वो उस शराब को एक बार में ही कटक जाता है। कांग्स सरन कहती है, अब शराब पीना हो गया हो तो जाओ, अंदर कमरे में जाओ अपने। वुशियान कहता है, माँ मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ? वहां राजकुमार लान है। कांग्स सरन कहती है, वाह, मैं तुम्हारे सामने चाहे ढेर सारे ओमेगास क्यों ना खड़ा कर दूं, लेकिन देखना तो तुम्हें किसी एक को भी नहीं है। तो फिर इस ओमेगा के लिए तुम इतना क्यों सोच रहे हो? कहीं। भूषण कहता है, माँ। वे चांग से कहते हैं, कांग से उसे तंग करना बंद करो। क्यों हमेशा ओमेगा को लेकर उसके पीछे पड़ी रहती हो? वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोचता है। कांग से सरन कहती है, वही तो, वो क्यों नहीं सोचता? 25 साल का हो गया है। अगर सोचेगा नहीं तो सारी जिंदगी बिना ओमेगा के रह जाएगा, और हम अपने पोते पोतियों को भी नहीं देख पाएंगे। वे चांग से कहते हैं, कांग से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वे चांग से वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके ओमेगा से जितना उनके बस की बात नहीं। ओशियान कहता है, माँ आप कभी भी कुछ भी कह देते हो। आपके दिलो दिमाग में इसके अलावा कुछ और भी चलता है या नहीं? कांग से सरन कहती है, चलता तो बहुत कुछ है, मगर वो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। अब बातें बंद करो और अंदर कमरे में जाओ। उसकी जांच भी करते रहना वो ठीक है कि नहीं। ओशियान कहता है, मैं ये बाहर रहकर भी कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे कमरे में जाने की जरूरत नहीं। माँ बहुत रात हो गई है, अब आपको भी अपने कमरे में जाकर सोना चाहिए। कांग से सरन कहती है, अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? ओशियान कहता है, माँ आप क्यों जिद कर रही हैं? कांग से सरन कहती है, हाँ या नहीं, तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं? ओशियान कहता है, माँ। कांग से सरन थोड़ी गुस्से में कहती है, पहले मेरी बात का जवाब दो, जाओगे कि नहीं? ओशियान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे पता है उसकी माँ नहीं मानेगी। ओशियान एक शायकर कहता है, ठीक है माँ, मैं चला जाऊंगा। कांग से सरन एक विक्ट्री वाले स्माइल कर अपने रूम में चली जाती है।